Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about Rolex watches. Rolex घड़ियों की दुनिया में सबसे बड़े नामों में से एक है। चाहे कोई भी देश हो, अधिकांश लोग रोलेक्स को पहचान सकते हैं। ब्रांड पहचान के मामले में इससे बेहतर शायद ही कुछ हो। लेकिन यह कंपनी कैसे एक अनाथ द्वारा स्थापित होकर आज अरबों डॉलर के साम्राज्य में बदल गई। रोलेक्स की कहानी 1905 में शुरू हुई, जब हंस विल्सडॉर्फ ने अपने साले अल्फ्रेड डेविस के साथ इस कंपनी की स्थापना की। यह ब्रांड मूल रूप से इंग्लैंड में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद इसे स्विट्जरलैंड स्थानांतरित कर दिया गया। हंस के पास विचार थे और अल्फ्रेड के पास पैसे, इसलिए उनके साथ काम करना एक स्वाभाविक निर्णय था। आश्चर्य की बात यह है कि हंस एक जर्मन अनाथ थे। वे न तो अंग्रेज थे और न ही स्विस, और उनके परिवार में घड़ी बनाने का कोई इतिहास नहीं था। हंस का जन्म 1881 में उत्तरी बवेरिया के कुंबक नामक स्थान पर हुआ था। वह 3 बच्चों में मध्यस्थ थे और एक सफल मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। उनके दादा दादी संपन्न थे और उनके माता पिता का कुंबक में एक लोहे का व्यवसाय था। इस कारण से युवा हंस ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष अपेक्षाकृत चिंता मुक्त बिताए। लेकिन जब वह 12 साल के हुए तो उनके जीवन में 2 बार विपत्ति आई। उनके माता पिता का थोड़े समय के अंतराल में निधन हो गया और हंस और उनके भाई बहन अनाथ हो गए। उनके चाचा चाची ने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली और उन्हें तुरंत कोबर्ग के एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। उन्होंने यह निर्णय बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लिया था, लेकिन हंस के लिए यह अनुभव बहुत ही कष्टदायक साबित हुआ। वह वहां बेहद असंतुष्ट थे। अपने मन को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने में माहिर हो गए। उन्हें उस समय यह नहीं पता था कि यह कौशल उनके भविष्य में कितना उपयोगी साबित होगा। कई असंतोषजनक वर्षों के बाद हंस ने आखिरकार स्कूल से स्नातक किया और 19 साल की उम्र में बेहतर जीवन की तलाश में स्विट्जरलैंड के शो डी फॉन्ट्स चले गए। उस समय शो डी फॉन्ट्स घड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह स्थान उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त करने के लिए आदर्श लगा। यहीं पर हंस ने पहली बार घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। मोती के एक व्यापारी के लिए काम करने के बाद उन्हें एक उभरती हुई घड़ी कंपनी कुनो कॉटन में नौकरी मिली। बिना किसी घड़ी बनाने के अनुभव के बावजूद उन्हें यह नौकरी क्यों मिली? क्योंकि वह अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते थे और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका से पत्राचार कर सकते थे। कुनो कॉटन के साथ काम करते हुए हंस घड़ी के तंत्र और उनकी सटीकता से बेहद प्रभावित हुए। यहीं से उनकी जीवन भर की इस घड़ियों के प्रति दीवानगी शुरू हुई। कुछ समय बाद हंस ने महसूस किया कि अब वह घड़ियों की दुनिया में अपनी खुद की पहचान बनाने का समय आ गया है। उन्होंने लंदन का रुख किया और अपने प्रोजेक्ट के लिए एक उपयुक्त साथी ढूंढ लिया। 1905 में हंस विल्सडॉर्फ ने अपने साले अल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी की स्थापना की। उस समय हंस की उम्र केवल 24 वर्ष थी। कंपनी शुरू में घड़ियों के आंतरिक भाग आयात करती थी, उन्हें ब्रिटिश केसिंग में फिट करती थी और ज्वेलर्स को बेचती थी। इस शुरुआती सफलता के माध्यम से दोनों ने अपनी खुद की ब्रांड विकसित करने की संभावना को पहचाना। 3 साल बाद उन्होंने रोलेक्स नाम को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराया। हंस एक ऐसा नाम चाहते थे जो छोटा हो, याद रखने में आसान हो और किसी भी भाषा में आसानी से बोला जा सके। हालांकि यह ब्रांड लंदन में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक ऑफिस खोल लिया। हंस ने एक ऐसी कलाई घड़ी का सपना देखना शुरू किया जो सुंदर, टिकाऊ और सटीक हो। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पुरुषों ने जेब घड़ियों की जगह कलाई घड़ियां पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि कलाई घड़ियां ज्यादा कठोर परिस्थितियों का सामना करेंगी। जेब घड़ियां कपड़ों के अंदर सुरक्षित रहती थीं और नमी, बारिश और धूल से बची रहती थीं। इसके विपरीत कलाई घड़ियां अधिक जोखिम में रहती थीं और आमतौर पर महिलाओं के फैशन के एक नाजुक वस्त्र के रूप में देखी जाती थीं। इसके अलावा उस समय कलाई घड़ियां बहुत सटीक भी नहीं होती थीं। लेकिन हंस ने इन कमियों को ध्यान से देखा और इन्हें एक अवसर के रूप में लिया। उस समय की कलाई घड़ियां पुरुषों के बीच कुछ हद तक मजाक का विषय थीं, लेकिन हंस को लगा कि उनमें बहुत संभावनाएं थीं। उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि कलाई घड़ियां न केवल सुंदर बन सकती हैं, बल्कि टिकाऊ और सटीक भी हो सकती हैं। समय मापने में सटीकता की बढ़ती मांग को देखते हुए हंस ने अपनी घड़ियों के तंत्र को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास किया। उनकी ये मेहनत 1910 में रंग लाई। जब रोलेक्स पहली कलाई घड़ी बनी
जिसे स्विस क्रोनोमेट्रिक सटीकता का प्रमाण पत्र मिला। लेकिन पूर्णता की तलाश में हंस यही नहीं रुके। उनकी इच्छा थी कि उनकी घड़ियां न केवल सटीक हों बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी हों, और सबसे बढ़कर वह चाहते थे कि रोलेक्स को दुनिया भर में पहचाना जाए। यह सपना पूरा करने के लिए उन्हें बहुत अलग तरह की सोच की आवश्यकता थी। हंस की प्रतिभा सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत घड़ियां बनाने में नहीं थी, बल्कि उनकी मार्केटिंग में भी थी। उन्हें पता था कि अपने आविष्कारों को जनता के सामने कैसे सबसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। आने वाले दशकों में रोलेक्स ने कई अनोखे प्रचार के कदम उठाए। इसकी शुरुआत 1926 में हुई, जब वाटरप्रूफ ऑयस्टर केस लॉन्च किया गया। यह इनोवेटिव केस पानी और धूल से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे साबित करने के लिए उन्होंने इसे ब्रिटिश पेशेवर तैराक मर्सिडीज ग्लीड्स को दिया। मर्सिडीज इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने का प्रयास कर रही थी। अपने इस साहसिक कार्य के दौरान मर्सिडीज ने ओरिजिनल ऑयस्टर पहनी। हालांकि खराब मौसम के कारण उनका रिकॉर्ड प्रयास असफल हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बर्फीले पानी में 15 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद वह इसे पूरा नहीं कर पाई। उन्हें एक जहाज के माध्यम से तट पर वापस लाया गया, लेकिन उनकी रोलेक्स घड़ी पूरी तरह से सुरक्षित रही। ठंडे समुद्री पानी में घंटों डूबी रहने के बावजूद घड़ी ने सही समय दिखाना जारी रखा। मर्सिडीज के इस कठिन तैराकी प्रयास ने उन्हें व्यापक सराहना दिलाई, और इसके प्रचार को और बढ़ाने के लिए रोलेक्स ने अपनी दुकानों की खिड़कियों में मछलियों के टैंक रखे, जिनमें ऑयस्टर घड़ी को पानी में डुबोकर उसकी वाटरप्रूफ क्षमता को प्रदर्शित किया गया। हंस ने अपने उत्पादों को प्रचारित करने के लिए अन्य ऐतिहासिक अवसरों का भी बुद्धिमानी से उपयोग किया। जब 1933 में पायलटों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ान भरी, तो चालक दल ने रोलेक्स घड़ियां पहनी, जिससे हवा में उनकी दक्षता साबित हुई। 20 साल बाद सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले इंसान बनने के दौरान ऑयस्टर परपेचुअल घड़ी पहनी थी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने के बाद भी रोलेक्स ने अपने साहसिक कदम जारी रखे और महासागरों की गहराई में भी प्रवेश किया। 1950 के दशक में गहरे समुद्र में डाइविंग एक लोकप्रिय खेल बन रहा था। 1960 में ट्रिएस्ट को पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु तक ले जाया गया। यह 5वीं और अब तक की सबसे गहरी डाइव थी, और इसके बाहरी हिस्से से जुड़ी थी रोलेक्स डीप सी स्पेशल। दुनिया इससे प्रभावित हुई। धीरे धीरे सबसे अप्रत्याशित व्यक्तियों को भी अपनी कलाई पर रोलेक्स पहने देखा जाने लगा। अब सवाल उठता है, पोप जॉन पॉल द्वितीय, 14वें दलाई लामा, फिदेल कास्त्रो, चे गुवेरा, जेम्स बॉन्ड और वॉरेन बफेट में क्या समानता है? इन सभी को रोलेक्स से प्यार है। यह सुनना अजीब नहीं लगता कि जेम्स बॉन्ड और वॉरेन बफेट रोलेक्स पसंद करते हैं, लेकिन यह जानकर कुछ लोग हैरान हो सकते हैं कि कम्युनिस्ट नेता और पूंजीवाद विरोधी विचारधारा वाले लोग भी रोलेक्स के प्रशंसक हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि भले ही रोलेक्स हमेशा तकनीकी नवाचारों में अग्रणी रहा है, 1960 के दशक में यह उतना बड़ा स्टेटस सिंबल नहीं था जितना कि आज है। अपने इतिहास के अधिकांश समय में रोलेक्स एक सजावटी वस्तु के बजाय एक उपयोगी उपकरण था, और उस समय रोलेक्स घड़ियां उतनी महंगी भी नहीं थीं जितनी कि अब हैं। 1957 में एक स्टेनलेस स्टील सबमरीनर डेट घड़ी की कीमत $180 थी। मुद्रास्फीति के अनुसार यह आज के समय में लगभग $1500 के बराबर है, लेकिन आज वही मॉडल $10,000 से अधिक में मिलता है। ऐसा क्यों? यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि इसका श्रेय काफी हद तक एक संकट को जाता है, जिसे रोलेक्स ने अपने फायदे में बदल लिया। 1970 और 80 के बीच एक तथाकथित क्वार्ट्ज संकट, क्वार्ट्ज क्राइसिस चल रहा था। कम से कम स्विस घड़ी उद्योग इसे यही नाम देता है। जापान में इसे शायद क्वार्ट्ज युग, क्वार्ट्ज ईरा कहा जाता है। यह सब 1969 के क्रिसमस के दिन शुरू हुआ, जब जापानी घड़ी ब्रांड सेइको ने दुनिया की पहली क्वार्ट्ज कलाई घड़ी एस्ट्रॉन लॉन्च की। यह एक बड़ी सफलता थी और अन्य ब्रांड्स ने जल्द ही इसका अनुसरण किया। इन क्वार्ट्ज घड़ियों में यांत्रिक तंत्र के बजाय बैटरी से संचालित तंत्र होता था। ये घड़ियां अधिक सटीक थीं और बनाने में कम खर्चीली थीं। इनके बढ़ते प्रचलन ने स्विस घड़ी उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया। पूरी दुनिया में लोगों ने यांत्रिक घड़ियों को छोड़कर क्वार्ट्ज घड़ियां अपनाना शुरू कर दिया। यह बदलाव अचानक और व्यापक था।
स्विस घड़ी निर्माताओं को खतरा था कि वे व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वे एशियाई घड़ी निर्माताओं की कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। ऐसे में स्विस ब्रांड्स जैसे रोलेक्स ने अपनी विरासत, प्रतिष्ठा और शिल्पकला को अपनी ताकत बनाया। 1980 के दशक के दौरान रोलेक्स ने अपनी ब्रांड छवि को प्रतिष्ठित बनाने के लिए भारी निवेश किया। उस समय जब हवाई यात्रा एक शानदार अनुभव माना जाता था, उन्होंने हवाई अड्डों में रोलेक्स घड़ियां लगाईं। साथ ही उन्होंने टेनिस, गोल्फ, घुड़सवारी, नौकायन और वियनीज फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जैसी शानदार गतिविधियों के साथ प्रायोजन सौदे किए। इन मार्केटिंग रणनीतियों की बदौलत रोलेक्स ने क्वार्ट्ज संकट, क्वार्ट्ज क्राइसिस के बावजूद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। समय के साथ उनकी घड़ियां उपयोगिता के बजाय लालसा की वस्तु बन गईं। हालांकि हंस विल्सडॉर्फ खुद यह सब देखने के लिए जीवित नहीं थे। दरअसल उन्होंने अपनी पत्नी फ्लोरेंस क्रॉटी की 1945 में मृत्यु के बाद घड़ी व्यवसाय से खुद को दूर कर लिया था। उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन को सौंप दी। 15 साल बाद 69 वर्ष की आयु में जिनेवा में उनका निधन हो गया। चूंकि उनके कोई संतान नहीं थी, कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण ट्रस्ट के पास चला गया। आज रोलेक्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स में से एक है और लग्जरी घड़ी निर्माण में अग्रणी है। हर दिन 2000 से अधिक रोलेक्स घड़ियां बनाई जाती हैं, जो हर साल अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करती हैं। यह कंपनी आज भी निजी हांस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन के स्वामित्व और नियंत्रण में है, और यही कारण है कि रोलेक्स शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। ब्रांड की प्रतिष्ठा नवाचार, सटीकता और कार्यक्षमता पर बनी है। यह एक आदर्श उदाहरण है कि पहले अपनी प्रतिष्ठा पर काम करें और फिर अपनी प्रतिष्ठा को अपने लिए काम करने दें। क्या आप जानते हैं कि रोलेक्स एक अनाथ द्वारा बनाई गई थी? इसे टिप्पणियों में साझा करें, और अगर आप घड़ी निर्माण के बारे में रुचि रखते हैं तो हमें बताएं कि इस वीडियो में और कौन सी दिलचस्प बातें जोड़ी जानी चाहिए थीं। अगर आप और प्रेरणादायक व्यवसाय कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नजर डालें। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel.